नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारे हिंदी व्याकरण का यानी कि एक व्यवहारिक व्याकरण जो है, हिंदी व्याकरण में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। जो ऐसे टॉपिक्स हम यहाँ पर व्याकरण के ले रहे हैं जो नॉर्मली हम अपने एक तरह से रोजाना डेली लाइफ में जो हम शब्द लिखते हैं, पढ़ते हैं या एग्जाम हम देते हैं, तो उनमें हमारे ये बहुत ज्यादा काम आते हैं। और इसी के कारण हमारी हिंदी में काफी सारी गलतियां हो जाती हैं अगर हमें इन सब व्यवहारिक ज्ञान, इन व्याकरण के इन व्यवहारिक टॉपिक्स का ज्ञान अगर नहीं होता है तो यहाँ पर हमने अपने लास्ट सेशन में काफी सारे टॉपिक्स जो है क्लियर कर लिए हैं यहाँ पर। और आज हम आगे बढ़ने वाले हैं, यानी कि इसमें जो हमारे बाकी के टॉपिक्स हैं उनको आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर वर्ण विच्छेद से संबंधित सारे टॉपिक अपने क्लियर कर लिए थे। उसके बाद हमने यहाँ पर प्रायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द हमने क्लियर कर लिया था। और अब हम अपने आगे के टॉपिक्स को देखिए, हमने यहाँ पर विराम चिन्ह जो हमारा टॉपिक था वो भी हमने क्लियर कर लिया था। तो आगे हमारा पाठ के संदर्भ में उपसर्ग और प्रत्यय जो हमने यहाँ पर पहले भी पढ़ा है उसको भी हमने क्लियर करना है। और साथ में हमने मुहावरों का प्रयोग, कैसे हम मुहावरों का वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, कैसे हम मुहावरों का यूज कर सकते हैं, कैसे हम बता सकते हैं कि हमारी कौन सी कविता की पंक्ति में किस तरह के मुहावरे का प्रयोग किया गया है। तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। बिल्कुल आप सभी वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पर आपने नोट डाउन किया है। और देख सकते हैं आप कि हमने अभी तक कितनी सारी चीजें अपने इस टॉपिक में पढ़ ली हैं। तो हमने काफी सारी चीजें यहाँ पर पढ़ ली थी, जैसे कि हम अपने विलोम शब्दों से लेकर यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और साथ ही विराम चिन्ह जो हमने लास्ट सेशन में अपना टॉपिक पढ़ा था, विराम चिन्ह, वो हमने यहाँ पर अपना क्लियर कर लिया था विराम चिन्ह को। और विराम चिन्हों में हमने यहाँ पर काफी सारे विराम चिन्ह पढ़े थे। तो जिसमें देखिए हमने यहाँ पर विराम चिन्हों में, जैसे यहाँ पर हमने पूर्ण विराम और उसके बाद हमने प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मय बोधक चिन्ह। देखिए ये सारे जो हमारे टॉपिक्स हैं ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये सारे विराम चिन्ह जो है ये आपको, अगर आप इनका सही प्रयोग नहीं जानते हैं, अगर आप इनका सही तरीके से यूज करना नहीं जानते हैं, तो तब आप कई बार बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं, बहुत सारी गलतियां कई बार हो जाती हैं इन विराम चिन्हों के सही यूज ना होने के कारण। तो उसके बाद भी हमने यहाँ पर काफी सारे विराम चिन्ह पढ़े थे जो आपने नोट डाउन किए होंगे। देखिए हमने यहाँ पर हिंदी व्याकरण में सबसे जो महत्वपूर्ण विराम चिन्ह है अल्प विराम, अल्प विराम को हमने पढ़ा था। और अल्प विराम के हमने बहुत ही अलग अलग तरह से यूज देखे थे कि अल्प विराम का प्रयोग हम कब कब और कहाँ और किस तरह से हम करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर अलग अलग तरह से अल्प विराम का यूज पढ़ा था। जैसे एक ही प्रकार के कई पदबंधों या उपवाक्यों के बाद अंतिम पदबंध के पहले और का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमने वाक्य के प्रारंभ में आने वाले हाँ या नहीं के बाद, संबोधन सूचक शब्द के बाद पर, परंतु, किंतु, लेकिन, बल्कि, इसीलिए, फिर, वर्ण आदि समुच्चय बोधक अव्ययों से पहले तारीख के साथ महीने का नाम लिखने के बाद, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया था 15 अगस्त 1947। उसके बाद संयुक्त एवं मिश्र वाक्यों में, जब हम संयुक्त और मिश्र वाक्य जब हम लिखते हैं तो उसमें भी हम उपवाक्यों के बीच में इस तरह से यहाँ पर अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। तो ये सारी चीजें आपने नोट डाउन की होंगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आगे और भी बहुत सारे यूजेस देखे थे और भी बहुत सारे प्रयोग देखे थे यहाँ पर अल्प विराम के। जैसे हमने कहा था अवतरण चिन्ह के बाद या पत्र में संबोधन के बाद। तो उसके बाद हमने यहाँ पर अपना अगला टॉपिक पढ़ा था अवतरण या उदाहरण चिन्ह। तो अवतरण या उदाहरण चिन्ह में हमने यहाँ पर पढ़ा था इसके दो रूप होते हैं, इकहरा और दोहरा। तो इकहरे में मैंने आपको बताया किस तरह से होते हैं। ये देखिए यहाँ पर इकहरा जो चिन्ह लगा हुआ है, और दोहरा आप देख सकते हैं इस तरह से लगाया जाता है।
और इसके भी कई तरह के आपको यूजेस बताए थे, कई तरह के प्रयोग बताए थे कि कैसे कैसे इसको प्रयोग किया जाता है, कैसे कैसे। तो देखिए इकहरे चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है वो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि कभी आप जब कवि या लेखक का उपनाम लिखते हैं, कवि या लेखक का उपनाम जब आप लिखते हैं, पाठों का शीर्षक जब आप लिखते हैं, पुस्तक या समाचार पत्र का नाम आप जब लिखते हैं, तो इन सभी में इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इकहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी, और उनको जो उपनाम दिया गया है वो है निराला। तो आप देख सकते हैं निराला शब्द में इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। उसके बाद ने परिमल, उनकी रचना है परिमल ग्रंथ की रचना की। दूसरा अध्याय पढ़ो जिसका शीर्षक है वाणी का महत्व, यानी कि इसका परिमल का दूसरा अध्याय है वाणी का महत्व। ठीक है। बाल भारती, बच्चों की पत्रिका का भी इन्होंने लिखी। तो देख सकते हैं आप सभी में हमने क्या किया है, इकहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया है। उसके बाद हमारा आता है सूक्तियों या कहावतों को स्पष्ट करने के लिए, जैसे काव्य की पंक्तियों, पदबंधों, उपवाक्यों में इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है। आप देख सकते हैं जैसे हमने कहा बालक पर यह कहावत लागू होती है। जैसे होनहार बीरवान के होत चिकने पात, होनहार बीरवान के होत चिकने पात। और आप देख सकते हैं इसको हमने इकहरे अवतरण चिन्ह या उदाहरण चिन्ह से हमने इसको यहाँ पर बंद किया है। उसके बाद देखिए तुलसीदास ने सत्य ही लिखा है, भय बिनु भय होत न प्रीति। ठीक है, तो दोनों को हमने क्या किया है, इकहरे उदाहरण चिन्ह से हमने बंद किया है। नंबर 3 है हमारा लेखक या वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों रखने के लिए, जिसने लिखा है, ठीक है, जिसने लिखा है उसके कथन को ज्यों का त्यों रखने के लिए। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था, प्राचार्य ने कहा विद्यार्थियों को अनुशासन में रहकर अध्ययन करना चाहिए। हमने कहा प्राचार्य ने कहा, यानी कि हमने प्राचार्य की बात को बिल्कुल एज इट इज रख दिया, विद्यार्थियों को अनुशासन में रहना चाहिए। तो देख सकते हैं दोहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया है। इसमें मैंने आपको पहले भी जब पिछली क्लासेस में भी जब हमने यहाँ पर विराम चिन्ह पढ़े होंगे तो वहां पर मैंने आपको बताया था, जैसे हम किसी की बात को, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो उसको भी हम दोहरे उदाहरण चिन्ह से बंद करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर अपने लास्ट सेशन में काफी सारी चीजें पढ़ी, योजक चिन्ह पढ़े, निर्देशक चिन्ह पढ़े, कोष्ठक चिन्ह पढ़े। देखिए हमने यहाँ पर योजक चिन्ह कहा था जब हम सामासिक पदों या पुनरुक्त या युग्म शब्दों, जैसे युग्म शब्द देखिए भारत रत्न के बीच में योजक चिन्ह, सुख दुख यानी कि जो युग्म शब्द होते हैं, भाई बहन, तन मन धन, घर घर, तो इन सब के बीच में क्या है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया। उसके बाद हमने यहाँ पर दिखाया था अगला निर्देशक चिन्ह, और निर्देशक चिन्ह में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये क्या होते हैं, जैसे कोई भी कथन होता है या कोई भी चीज आपको निर्देशक यानी कि आगे उसको डिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है, तो उसके लिए, तो जैसे यहाँ पर किन्हीं वस्तुओं कार्य आदि का ब्यौरा देने से पहले, जैसे वह निम्नलिखित सामान लाया, जैसे एक तरह से जैसे जब हम लिखते हैं उसके बाद भी हम लगाते हैं। आप देख सकते हैं मसाले, दालें, फल, मुरब्बा, चटनी और अचार। तो ये देखिए ये जो हमने चिन्ह लगाया है ये आपका निर्देशक चिन्ह है, और ये क्या होता है, योजक चिन्ह से थोड़ा सा छोटा होता है। उसके बाद हमने यहाँ पर लास्ट अपना पढ़ा था कोष्ठक चिन्ह, नंबर जो 7 है 8, कोष्ठक चिन्ह। तो कोष्ठक चिन्ह क्या होता है, क्रम सूचक अंकों या अक्षरों के साथ जो हमें क्रम बताते हैं, नंबर, जैसे हम करते हैं ना 1 या 1 2 3, ठीक है, अगर हमने अक्षर लिखते हैं तो क ख ग, और खास तौर पर किसी भी
कोई ऐसा शब्द होता है जिसका अर्थ हमें बताना होता है, यानी कि उसका हमें अर्थ स्पष्ट करना होता है। तो देखिए, कभी कभी व्याख्यात्मक शब्दों को कोष्टक में लिखा जाता है, यानी कि किसी शब्द का व्याख्यान अगर आपने देना है तो उसको कोष्टक में लिखा जाता है। जैसे हमने कहा भरत, तो भरत कौन है, हमने यहाँ पर भरत लिख दिया, ठीक है। भरत महातपस्वी थे, तो अगर केवल भरत लिखा जाएगा तो आपको क्लियर नहीं होगा कि कौन से भरत की बात की जा रही है। लेकिन यहाँ पर कोष्टक में आपको अलग से क्लियर कर दिया गया है कि भरत राजा दशरथ के पुत्र। ये कौन से वाले भरत की बात की जा रही है, ये राजा दशरथ के जो पुत्र हैं भरत, उनकी बात की जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपने लास्ट सेशन में सारे के सारे यहाँ पर जितने भी विराम चिन्ह हैं उनको पढ़ लिया था और बहुत अच्छे से हमने उनको समझ भी लिया था। और देखिए, लास्ट हमने जो पढ़ा था वो था हमारा हंस पद चिन्ह। हंस पद चिन्ह क्या होता है, हंस पद चिन्ह आपका, हंस पद चिन्ह कहते हैं कई बार जब आप कुछ लिख रहे होते हैं, ठीक है, जब आप लिख रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी में लिख रहे हैं, तो लिखते लिखते कहीं पर आपका कोई शब्द छूट जाता है। आपको पता है आपको वो शब्द लिखना है, आपके दिमाग में है, आपने अक्षर बनाया है, आपने वाक्य बना लिया, लेकिन कोई शब्द क्या होता है, छूट जाता है। कभी का छूट जाता है, कभी के छूट जाता है, या कभी ने छूट जाता है, या ऐसा कोई शब्द जो आप लिखना चाहते हैं वो छूट जाता है। तो आप क्या करते हैं, लिखते लिखते उन शब्दों के बीच में अगर छोटा सा, ठीक है, इस तरह से हंस पद चिन्ह का चिन्ह लगा देते हैं और उस शब्द को फिर आप यहाँ लिख देते हैं। जैसे रमेश ने राजू से कहा कि, यहाँ पर की छूट गया, तो यहाँ पर काफी स्पेस देकर, ये आपको इसलिए दिखाया गया है इस तरह से ताकि आपको समझ में आए, काफी स्पेस देकर दिखाया गया है। लेकिन रमेश ने राजू से कहा तुम घर चले जाओ, तो अगर यहाँ पर की आपको लगता है कि छूट गया है तो आप इस तरह से हंस पद चिन्ह का प्रयोग करेंगे और ऊपर आप लिख देंगे की, ठीक है। तो इसे कहते हैं हंस पद चिन्ह। तो ये सारे क्या है, विराम चिन्ह है, यानी विराम यानी कि किसी न किसी रीजन की वजह से, किसी न किसी कारण की वजह से आपको बीच में रुकना है, तभी आपके पूरे वाक्य का भाव स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर आप यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, योजक चिन्ह, विस्मय चिन्ह और यहाँ पर कोष्टक चिन्ह, हंस पद चिन्ह, लाघव चिन्ह, बहुत सारी चीजें। देखिए, लाघव चिन्ह यहाँ पर नहीं बताया गया, तो लाघव चिन्ह भी यहाँ पर आगे हमारा इसमें है। तो लाघव चिन्ह क्या होते हैं, जैसे आप कभी कभी किसी शब्द को आप पूरा नहीं आपको लिखना है, किसी शब्द को आपने शॉर्ट में लिखना है। जैसे आपको बताया जाता है यहाँ पर लिखना है आपको पंडित, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस तरह से उसको लिख देंगे, ठीक है। ये लाघव चिन्ह है। बार बार आप उत्तर 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 नहीं लिखेंगे, तो आप इस तरह से उत्तर वहां पर लिख देंगे। अगर आपको डॉक्टर लिखना है तो बार बार आप डॉक्टर डॉक्टर नहीं लिखेंगे, आप इस तरह से वहां पर लिख देंगे। तो ये जो आपका चिन्ह है ये आपका लाघव चिन्ह कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर लाघव चिन्ह भी क्लियर हो गया। तो काफी सारे जो विराम चिन्ह हैं वो हमने यहाँ पर पढ़े अभी तक। अब हम यहाँ पर वाक्यों के अंग, वाक्यों के कौन कौन से अंग होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक जब हमने वाक्य विचार पढ़ा था, देखिए ये जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ये पूरा एक व्यवहारिक व्याकरण आपका टॉपिक है, यानी कि जितने भी व्याकरण के कॉमन टॉपिक है, जरूरी टॉपिक है, वो सारे आपको इसमें दिए गए हैं। तो आपने भले ही वाक्य विचार पहले पढ़ लिया है पूरी तरह से, हमने इसमें आपको वाक्य के जितने भेद होते हैं, वाक्य के जितने अंग होते हैं वो सारे क्लियर कर दिए हैं। लेकिन फिर भी आप कई बार मिस्टेक्स करते हैं, कई बार आपसे गलतियां होती हैं कि सरल वाक्य क्या होते हैं, मिश्र वाक्य क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, और आपका उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है, आपका उपवाक्य क्या होते हैं, प्रधान उपवाक्य क्या होता है, आश्रित उपवाक्य क्या होता है। तो बहुत सारी चीजें होती है इसमें, और आप कई बार इन सब चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं और आप बिल्कुल चीजों को सिंपली समझते हैं और बिल्कुल वैसे ही कर देते हैं, और जो असल में आपकी मिस्टेक है वो हो जाती है, ठीक है। तो एक बार फिर से हम यहाँ पर वाक्य के बारे में जान लेते हैं, वाक्य क्या होते हैं। तो वाक्य के अंग, ठीक है, वाक्य छोटा हो या बड़ा,
उसके दो ही अंग होते हैं। कोई भी वाक्य हो, चाहे वो बड़ा वाक्य हो चाहे वो छोटा वाक्य हो, उसके दो ही अंग होते हैं। एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। तो उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही है, ये आपने पहले भी पढ़ा है। वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही है वो आपका उद्देश्य होता है, और जो बात की जा रही है वो आपका विधेय होता है। क्लियर? यहाँ पर करेंगे हम। उद्देश्य वाक्य के प्रारंभ में और विधेय वाक्य के अंत में होता है। जैसे उद्देश्य, उद्देश्य वो होता है कि जिसके बारे में बात की जा रही है। अब देखिए उद्देश्य यहाँ पर क्या है। भागता हुआ चोर, भागता हुआ चोर तुरंत पकड़ा गया। भागता हुआ चोर तुरंत पकड़ा गया। अब एक चीज आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये यहाँ पर क्या बना हुआ है? पदबंध बना हुआ है। भागता हुआ चोर, खाली चोर भी लिख सकते थे, लेकिन ये एक पूरा पदबंध है, तो ये पदबंध पूरा एक साथ लिखा जाएगा। तो अब लास्ट में जो होगा पदबंध उसी के हिसाब से होगा। तो लास्ट में है आपका चोर यानी कि कर्ता, ठीक है। तो पदबंध जो है उसी के हिसाब से है, भागता हुआ चोर। तो ये आपका उद्देश्य है। चोर क्या है? आपका उद्देश्य है। भागता हुआ चोर तुरंत पकड़ा गया। जिसके बारे में बात की जा रही है वो है चोर, और वो चोर कैसा है? भागता हुआ। भागता हुआ चोर तुरंत पकड़ा गया, और उसके बारे में बात क्या की जा रही है? कि वो तुरंत पकड़ा गया। जो बात कही जा रही है, ठीक है, जो बात कही जा रही है वो आपका विधेय है। प्रेमचंद्र की कहानियां, प्रेमचंद्र की कहानियां बड़ी रुचि से पढ़ी जाती हैं। प्रेमचंद्र की कहानियां बड़ी रुचि से पढ़ी जाती हैं, यानी कि बड़े अच्छे से सब लोग प्रेमचंद्र की कहानियों को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रेमचंद्र की कहानियों के बारे में बताया है, यानी कि उद्देश्य है प्रेमचंद्र की कहानियां, ठीक है। उद्देश्य क्या है? कहानियां। उद्देश्य है कहानियां। कहानियों के बारे में बात की जा रही है कि उनको बड़ी रुचि के साथ पढ़ा जाता है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ा जाता है प्रेमचंद्र की कहानियों को। क्लियर? तो यहाँ पर उद्देश्य और विधेय, अब मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा आपको समझाने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी वाक्य हो, चाहे आपका छोटा वाक्य हो बड़ा वाक्य हो, उसमें दो अंग उसके जरूर होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। आगे बढ़ते हैं। वाक्य के प्रकार। तो हमने यहाँ पर वाक्य के प्रकार या वाक्य के भेद भी आपको बताए थे। तो मुख्यतः हम वाक्य के दो तरह से भेद करते हैं, यानी कि वाक्यों को हम दो तरह से बांटते हैं। पहला अर्थ के आधार पर और दूसरा आपका रचना के आधार पर। पहला अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर वाक्यों को आप समझ चुके हैं, पहले भी समझ चुके हैं, काफी सारी चीजें हमने इसमें पढ़ी, यानी कि 8 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर आपके वाक्यों के, यानी कि जो प्रश्न, जिसमें प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है वो प्रश्न सूचक, विस्मय या आश्चर्य की बात की जा रही है तो आश्चर्य विस्मय सूचक, विस्मयवाचक, ठीक है, निषेधवाचक अगर नहीं की बात की जा रही है, आज्ञा दी जा रही है तो आज्ञावाचक, ठीक है, प्रश्न किया जा रहा है तो प्रश्नवाचक। तो अर्थ के आधार पर आपके 8 भेद होते हैं वाक्य के। लेकिन रचना के आधार पर कि वाक्यों की रचना किस तरह से की जा रही है, उस आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ठीक है। 3 भेद होते हैं आपके रचना के आधार पर। अब देखिए सरल वाक्य किसे कहते हैं। हमने यहाँ पर सरल वाक्य क्लियर किया है, सरल वाक्य किसे कहते हैं, और ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ये पढ़ा हुआ है आपने, लेकिन क्योंकि ये एक कॉमन टॉपिक है, जरूरी टॉपिक है, समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए इसको व्यवहारिक व्याकरण के अंतर्गत रखा हुआ है, ठीक है। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक ही विधेय और एक ही समापिक का क्रिया होती है, यानी कि एक ही उद्देश्य, और इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, एक विधेय, एक उद्देश्य और एक ही समापिक क्रिया होती है। बहुत ही सरल वाक्य। सरल वाक्य की बात की जा रही है, एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही समापिक क्रिया होती है।
जैसे आप देख सकते हैं, राम आया, राम आया। आया शब्द जो है वो क्या है आपका, आगे देखिए, मोहन ने खाना खाया, एक लड़का और चपरासी पहुंच गए, मोहन सोहन और सलीम आ गए हैं। ठीक है, तो जो पहले वाक्यों में जो पहला वाक्य है, जो पहले के दो वाक्य हैं, जैसे आपका राम और मोहन, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, जो पहले के दो वाक्य हैं राम और मोहन, दोनों में एक एक उद्देश्य है। राम और मोहन, बात किसके बारे में की जा रही है, राम आया, तो राम उद्देश्य है, मोहन ने खाना खाया में मोहन उद्देश्य है। इस तरह से जो तीसरे वाक्य, तीन वाक्य जो है, एक आपके दो, जो दो वाक्य हैं तीसरा और चौथा में दो उद्देश्य हैं, तीसरे और चौथे वाक्य में दो उद्देश्य हैं। जैसे एक लड़का और चपरासी, एक लड़का और चपरासी, दो उद्देश्य हैं। ठीक है, और तीसरे में आपके तीन उद्देश्य हैं। चौथे वाले में कितने उद्देश्य हैं, तीन उद्देश्य हैं। कैसे, मोहन सोहन और सलीम, मोहन सोहन और सलीम आ गए हैं। तो पहले दो वाक्यों में एक एक उद्देश्य है, तीसरे वाक्य में दो उद्देश्य है, चौथे वाक्य में तीन उद्देश्य है, परंतु चारों वाक्यों में विधेय एक ही है, चारों वाक्यों में विधेय एक ही है और एक ही समापिक क्रिया है, यानी कि क्रिया भी एक है और विधेय भी एक है आपका। तो ये सब क्या है, सरल वाक्य हैं, इसीलिए ये सब क्या है, सरल वाक्य हैं। ठीक है, जैसे राम आया, आया जो शब्द है वो आपका विधेय भी है, वो आपका समापिक क्रिया भी है। मोहन ने खाना खाया, मोहन ने खाना खाया, मोहन जो है वो आपका उद्देश्य है, ने खाना खाया आपका विधेय भी है, समापिक क्रिया भी है। एक लड़का और चपरासी, ये दोनों जो है उद्देश्य है और पहुंच गए आपका विधेय है, समापिक क्रिया भी है। मोहन सोहन और सलीम उद्देश्य है, आ गए हैं आपका क्रिया, समापिक क्रिया भी है और विधेय भी है। तो इसीलिए ये सब क्या है, सरल वाक्य हैं। इसे क्या कहेंगे, सरल वाक्य कहेंगे। तो अगर नोट डाउन कर रहे हो तो साथ के साथ नोट डाउन भी करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पर उद्देश्य अंग, वाक्य के अंग हमने यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं, कितने होते हैं, उद्देश्य और विधेय, और उसके बाद हमने सरल वाक्य क्या होते हैं ये भी हमने क्लियर कर लिया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा मजेदार है, मुहावरे और लोकोक्तियां। तो देखिए, आप क्लास 9th में हैं, भले ही आपके सिलेबस में मुहावरे और लोकोक्तियां अब शायद बहुत कम है आपके सिलेबस में और आपके एग्जाम में भी शायद कम आते हैं, लेकिन ये इतने ज्यादा कॉमन टॉपिक्स हैं हिंदी व्याकरण के कि आप चाहे कोई भी कविता पढ़ते हैं या कुछ भी आप लेख लिख रहे हैं या कुछ भी आप कॉमनली हिंदी का पढ़ रहे हैं तो उसमें ये आपको बहुत ज्यादा काम आते हैं, बहुत ज्यादा आपको पढ़ने होते हैं, समझने होते हैं। तो मुहावरे एवं लोकोक्तियां, अब ये मुहावरे होते क्या हैं, लोकोक्तियां क्या होती हैं। देखिए, मुहावरे जो आपके होते हैं, ठीक है, मुहावरे और लोकोक्तियां, जो मुहावरे होते हैं वो शब्द का केवल किसी भी एक तरह से वाक्य का केवल एक पार्ट होते हैं, एक भाग होते हैं, एक अंश होते हैं। लेकिन लोकोक्ति जो है वो आपकी पूरा एक सेंटेंस हो सकता है, यानी कि पूरा एक वाक्य हो सकता है। ठीक है, ये एक डिफरेंस याद कर लीजिए मुहावरे और लोकोक्ति में। मुहावरा केवल एक अंग होता है किसी भी वाक्य का, ठीक है, और लोकोक्ति जो होती है वो पूरा एक सेंटेंस भी हो सकता है, यानी कि पूरा एक वाक्य भी हो सकता है। ठीक है, और जो मुहावरे होते हैं
वो क्या होते हैं, वो आपके ऐसे ही आप उसको बनाते हैं। मुहावरे जो हैं वो आपके जब शब्दों का अर्थ आप समझते हैं तब आपके निकलते हैं। लेकिन लोकोक्ति होती है लोक अनुभव पर आधारित, इसलिए हमने कहा लोकोक्ति, यानी कि जो लोक अनुभव पर आधारित होती है, जैसे लोगों के जो अनुभव होते हैं उस पर जो आधारित होती है उसे कहते हैं लोकोक्ति। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर कुछ मुहावरे, कुछ लोकोक्तियां हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं मुहावरे और लोकोक्तियां, और साथ ही हमने उनका वाक्य प्रयोग भी किया है। तो ध्यान से पढ़िए, समझिए, और बहुत ज्यादा मजा इनको पढ़ने में आता है। इंटरेस्ट के साथ पढ़िए और याद कीजिए। अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना, इसका अर्थ होता है बहुत थक जाना, यानी कि आपने दिन भर मेहनत की और दौड़ धूप करने से आपका अंग अंग ढीला हो गया, यानी कि आप बहुत ज्यादा थक गए। ठीक है, तो इस तरह से वाक्य प्रयोग आप आसानी से कर सकते हैं। अगला है अंग अंग मुस्काना। अंग अंग मुस्काना यानी कि बहुत प्रसन्न होना। तो कई बार जब आपके मन की कोई विश पूरी हो जाती है, अगर आप कक्षा में प्रथम आ जाते हैं या आपकी फेवरेट चीज आपको कोई मिल जाती है, तो क्या होता है, आपका अंग अंग मुस्का जाता है, यानी कि आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं, बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना यानी कि अपना मतलब निकालना। तो क्या होता है, आजकल के ज्यादातर लोग जो है वो आपसे बातें केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए करते हैं, यानी कि अगर आपको उनसे कुछ उनको आपसे कुछ काम है तभी वो आपसे बात करेंगे, वरना वो आपसे ज्यादा मतलब नहीं रखेंगे। तो इस तरह से आप इनका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। कोल्हू का बैल होना, कोल्हू का बैल होना, कोल्हू का बैल यानी कि दिन रात मेहनत करना या बहुत ज्यादा मेहनत करना। ठीक है, आपने कोल्हू देखा होगा जिसमें क्या होता है, गन्ने का रस निकाला जाता है और फिर उससे क्या होता है, उसको पकाकर गुड़ बनाया जाता है। तो दिन भर उस कोहलू पर जो है बैल लगे हुए रहते हैं गन्ने का रस निकालने के लिए। और ये चीजें पहले ज्यादातर हुआ करती थी, और अब जो है मशीनें हैं, हर चीज है गन्ने का रस निकालने के लिए, अब कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज भी आप जो एक तरह से गाँव में जाएंगे, जो देहात के जो गाँव होते हैं वहां पर आप जाएंगे, तो वहां पर आपको आज भी ये सिस्टम दिखाई देगा। तो इसका अर्थ होता है बहुत ज्यादा मेहनत करना, क्योंकि वो बैल दिन भर हर सिचुएशन में, परिस्थिति में लगे रहते हैं इस तरह से रस निकालने में। तो कोल्हू का बैल होना यानी कि दिन रात काम करते रहना। तो आप लिख सकते हैं कि आप अपने एक तरह से अपने काम के लिए एक तरह से कोल्हू के बैल की तरह आप लगे रहते हैं, यानी कि आप रेस्ट नहीं करते हैं। खून पसीना एक करना, खून पसीना एक करना यानी कि कठोर परिश्रम करना। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं कि कक्षा में प्रथम आने के लिए उसने अपना खून पसीना एक कर दिया, यानी कि बहुत मेहनत कर दी। किसान अनाज व फलों को उगाने के लिए अपना खून पसीना एक कर देते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनसे आप इनको कर सकते हैं। चैन की बंसी बजाना, सुख से रहना। तो देखिए बहुत अच्छे अच्छे आप इसमें वाक्य प्रयोग कर सकते हैं कि व्यापार में मुनाफा होने के कारण आजकल वह चैन की बंसी बजा रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा खुश है, आराम से रह रहा है, सुख से रह रहा है। झक मारना, आपने ये वर्ड कई बार सुना होगा, झक मारना। झक मारना यानी कि बेकार में समय बर्बाद कर देना। तो आलसी लोग अक्सर इधर उधर झक मारते रहते हैं, यानी कि अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। ठीक है, अगला है ढाक के तीन पात। ढाक के तीन पात यानी कि कोई भी फर्क ना पड़ना। आप कहते हैं ना, आपको ये आपने अपने माता पिता से भी सुनी होगी, ढाक के तीन पात, कि तुम्हें तो कितना भी कह लो लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी ढाक के वही तीन पात। ठीक है, तुमने कोई मेहनत नहीं की, तुम कभी भी ये नहीं सोचते कि तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। और भी देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे आपके शब्द हैं जो कि आपको यहाँ पर
बहुत सारे मुहावरे और लोकोक्तियों के अर्थ बता रहे हैं। दौड़ धूप करना यानी कि कठिन परिश्रम करना, तो नौकरी करने के लिए, नौकरी पाने के लिए मोहन ने काफी दौड़ धूप की है। उसके बाद मक्खियां मारना यानी कि बेकार बैठना, तो जैसे आजकल के अधिकांश पढ़े लिखे नौजवान घर बैठे मक्खियां मार रहे हैं, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, बेकार बैठे हुए हैं। श्री गणेश करना, किसी कार्य को प्रारंभ करना, ठीक है। गुदड़ी का लाल यानी कि साधारण किंतु बहुत ही गुणी व्यक्ति। गागर में सागर भरना यानी कि बहुत छोटी सी जगह पर बहुत अच्छा काम कर लेना, ठीक है, या बहुत थोड़े शब्दों में बहुत अच्छी बात कह देना। तिल का ताड़ बनाना यानी कि छोटी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहना, ठीक है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना, कहते हैं ना कि अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो, यानी कि शर्म के मारे मर जाना। ओछे व्यक्तियों को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, यानी कि जो बहुत ज्यादा एक तरह से ओछे व्यक्ति होते हैं या बहुत ज्यादा नाकारा होते हैं, तो उसको कहा है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना। घोड़े बेचकर सोना, गहरी नींद सोना। गुड़ गोबर हो जाना यानी कि सब काम खराब हो जाना, ठीक है। उल्टी गंगा बहना, कहते यहाँ तो आजकल उल्टी गंगा ही बह रही है, यानी कि एक तरह से जो नियम की विपरीत, यानी कि कोई भी काम जो है वो प्रतिकूल कार्य करना, उसके नियम के विरुद्ध कार्य करना। बहती गंगा में हाथ धोना यानी कि अच्छे मौका देखकर कोई भी फायदा उठा लेना, ठीक है। आपको लग रहा है यहाँ पर कोई अच्छा मौका है, मुझे भी यहाँ पर काम करना चाहिए, यहाँ पर मुझे भी मेहनत करनी चाहिए, या मुझे यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए तो कुछ अच्छा हो जाएगा, तो ये है बहती गंगा में हाथ धोना। तो इस तरह से काफी सारे यहाँ पर आपके मुहावरे और लोकोक्तियां हैं जिन्हें आपने पहले भी काफी पढ़ा होगा, और साथ ही अब भी आपके लिए काफी सारे यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं। और अब आता है आपका सबसे मेन पार्ट, व्यवहारिक व्याकरण का सबसे मेन पार्ट, वो है अशुद्ध वाक्यों का शोधन। यानी कि कई बार क्या होता है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हम हिंदी में बहुत सारी मिस्टेक्स केवल इसीलिए करते हैं क्योंकि हम उच्चारण गलत करते हैं और हम गलत ही लिख देते हैं, क्योंकि हिंदी हमने कहा था एक ध्वन्यात्मक भाषा है, यानी कि मैंने कहा भाषा, तो उसको वैसे ही लिखना, जैसा अगर हम गलत उच्चारण कर रहे हैं तो गलत ही लिख देना आपका क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है। तो अशुद्ध वाक्यों को, अब देखिए कई बार वाक्य गलत हो जाते हैं, यानी कि वाक्यों में क्या होता है, शब्दों का, पदों का जो एक व्याकरणिक जो नियम है उसके आधार पर वो नहीं बैठ पाते हैं, फिट नहीं बैठ पाते हैं, जिस कारण उनमें काफी सारी गलतियां हो जाती हैं, और ये कई बार बड़ों से भी हो जाती है, और ये इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स और इस कारण काफी चीजें हमारी गलत हो जाती है। तो यही ध्यान हमने यहाँ पर करना है। जैसे वह नावों पर सवार था, वह नावों पर सवार था, तो वह नावों पर कैसे सवार हो सकता है, एक व्यक्ति है तो वह नावों पर कैसे सवार हो सकता है, तो उसका हम सही आपको यहाँ पर लिखेंगे, जो सही शब्द हमारा है, वह नाव पर सवार था, ठीक है, वह नाव पर सवार था। 10 लड़की पढ़ रही है, देखिए आप देख सकते हैं कहीं पर वचन के आधार पर गलती हो रही है, कहीं पर आपका किसी और कारण किसी पर मात्रात्मक गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। 10 लड़की पढ़ रही है, तो 10 लड़की नहीं होती है, 10 लड़कियां होती हैं, ठीक है। शाम ने मुझे आगरा दिखाई, शाम ने मुझे आगरा दिखाई, तो आगरा दिखाई नहीं, आगरा दिखाया, ठीक है। शाम ने मुझे आगरा दिखाया। लता बड़ा मीठा गाता है, लता बड़ा मीठा गाता है, तो लता क्या है, एक फीमेल है, और क्रिया और एक तरह से यहाँ पर आपका कर्ता भी है, तो क्रिया उसके आधार पर लिखेंगे, लता बड़ा मीठा गाती है। महादेवी वर्मा बड़ी विद्वान है,
ठीक है। महादेवी वर्मा बड़ी विद्वान है। विद्वान कौन होते हैं? विद्वान होते हैं पुल्लिंग, यानी कि पुल्लिंग शब्द, विद्वान शब्द पुल्लिंग के लिए यूज होता है। लेकिन महादेवी वर्मा यानी कि वो स्त्रीलिंग है, तो उनके लिए विदुषी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। महादेवी वर्मा बड़ी विदुषी है। ठीक है। मैंने हंस पड़ा, मैंने हंस पड़ा, तो देखिए यहाँ पर मैंने जो है आपका गलत शब्द है। क्या होगा आपका सही शब्द? मैं हंस पड़ा। ठीक है। मेरे को घर जाना है, कई बार लोग इस तरह से उच्चारण करते हैं। कई लोगों की आपने देखी होगी उच्चारण उनका बहुत ज्यादा गलत होता है, कई बार वो बहुत सारे गलत शब्दों का उच्चारण करते हैं और उसी तरह से वो लिखते भी हैं, तो क्या होता है सारा गलत हो जाता है। तो मेरे को घर जाना है, तो क्या लिखेंगे? मुझे घर जाना है। यमुना के अंदर पानी भरा है, यमुना के अंदर पानी भरा है, यमुना के अंदर नहीं, यमुना में पानी भरा है। ठीक है। जितनी करनी वैसी भरनी, जितनी करनी वैसी भरनी नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी। गुफा में बड़ा अंधेरा है, गुफा में बड़ा अंधेरा है, तो बड़ा अंधेरा नहीं, गुफा में घना अंधेरा है, घना है एकदम बिल्कुल। आप वहां अवश्य जाओ, आप वहां अवश्य जाओ। देखिए भेड़ और बकरियां चर रही हैं, तो भेड़ और बकरियां चर रहे हैं। आप वहां अवश्य जाओ, तो आप वहां अवश्य जाइए। ठीक है। आप वहां अवश्य जाओ, आप वहां अवश्य जाइए। मैंने अपनी कलम मेरे भाई को दे दी, मैंने अपनी कलम मेरे भाई को दे दी। और देखिए उससे पहले है शत्रु डरकर दौड़ गया, तो शत्रु डरकर दौड़ा नहीं, शत्रु डरकर भाग गया। मैंने अपनी कलम मेरे भाई को दे दी, तो मैंने अपनी कलम भाई को दे दी। मेरे भाई को आपका गलत है, मैंने अपनी कलम भाई को दे दी। राजा दशरथ के 4 दशरथ के पुत्र थे, तो राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। मैं आगामी वर्ष दिल्ली गया था, मैं आगामी, आगामी किसको कहते हैं? आने वाले को। ठीक है। तो दिल्ली गया था, तो यहाँ पर आपका या तो आप लिखेंगे मैं गत वर्ष दिल्ली गया था, या मैं आने वाले वर्ष दिल्ली जाऊंगा। ठीक है। तो ये आपकी पुरानी बात यहाँ पर लिखी गई है, तो मैं गत वर्ष यानी कि जो बीत चुका है उस वर्ष। बाघ एक कठोर जानवर है, तो बाघ एक कठोर जानवर नहीं, बाघ एक भयानक जानवर है। सज्जन व्यक्ति किसी का अहित नहीं चाहते। देखिए कई बार आपको इस तरह के वर्ड्स मिलते हैं, जो आपको वाक्य मिलते हैं जो आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है। सज्जन व्यक्ति किसी का अहित नहीं चाहते, तो आप किस तरह से सही लिखेंगे? सज्जन व्यक्ति किसी का सज्जन किसी का अहित नहीं चाहते। जो सज्जन होते हैं वो किसी का अहित नहीं चाहते हैं। ठीक है। उनका बहुत भारी सम्मान हुआ, उनका बहुत भारी सम्मान हुआ। भारी क्या होता है? उनका बहुत बड़ा, यानी कि यहाँ पर आएगा उनका बहुत सम्मान हुआ। वे वापस लौट आए हैं, वे वापस लौट आए हैं, तो लिखेंगे वे लौट आए हैं। ठीक है। तो कई बार ऐसे वाक्य होते हैं जो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें भी आपको बहुत सारी जो है गलतियां वहां पर दिखाई देंगी। तो यही चीज मेन होती है कि किस तरह से आप अशुद्धि संशोधन करते हैं। अगला है डाकू परस्पर एक दूसरे की को संदेह की नजर से देखते हैं। ठीक है। डाकू परस्पर एक दूसरे को, तो आपका यहाँ पर केवल एक दूसरे को आएगा, परस्पर शब्द का प्रयोग नहीं। तमाम देश भर में बात फैल गई है, तो तमाम शब्द की लिखने की जरूरत नहीं है, आपका सही वाक्य है देश भर में। मेरा नाम श्री रामदास जी है,
तो जब अपना नाम लेंगे तो श्री का प्रयोग नहीं करेंगे। मेरा नाम रामदास है। मुझे देखते ही उसका चेहरा गिर गया। मुझे देखते ही उसका चेहरा गिर गया। तो गिर गया नहीं, मुझे देखते ही उसका चेहरा उतर गया। ठीक है। इसी तरह से कृपया आप ही यह समझाने का अनुग्रह करें। अभिनेत्री नृत्य कला का व्यायाम कर रही है, उसे मृत्यु दंड की सजा मिली है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, मैं साधु का दर्शन करने आया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे साधु के दर्शन करने आया हूँ, उसे बंबई जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर रोगी ने प्राण त्याग दिए। तो रोगी ने प्राण त्याग दिए, त्याग दिया नहीं, त्याग दिए। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आप बहुत सारे यहाँ पर बहुत सारे आपके इस तरह की मुहावरे और लोकोक्तियां हैं जो आप लगातार पढ़ते हैं, करते हैं। और साथ ही इस तरह के कुछ वाक्य हैं जो आपको देखने में लगता है कि ये बिल्कुल सही वाक्य है और कई बार आप उसमें अशुद्धि नहीं छांट पाते हैं और वो आपका वाक्य गलत हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इनकी प्रैक्टिस करें, इनको समझें। और उसके बाद जो हमारा आता है वो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आता है हमारे हिंदी व्याकरण का उपसर्ग और प्रत्यय। इसी में बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं। ये शब्द निर्माण की प्रक्रिया है और इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो आज हमने जो कुछ भी पढ़ा है इस सेशन में उसको घर पर एक बार रिवाइज करें और साथ ही अगर आपने नोट किया है, अगर नहीं किया है तो कुछ इस तरह के शब्दों को लिखने का प्रयास करें। तो इस तरह से हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।